अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद का हर इलाका मसाइल का मुंह बोलता सबूत है। 3.5 करोड़ की आबादी है, मेगा सिटी है और अपने रहने वालों को बुनियादी हुकूक देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे कराची के जिला ईस्ट के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है और कौन इसका हल करेगा। कराची का जिला ईस्ट एक अहम जिला है, ये इतना अहम क्यों है इस पर भी बात होगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया क्या किरदार अदा करे ये जानने की कोशिश करेंगे, जबकि जहां नजर उठाओ या तो वहां टूटी फूटी सड़कें हैं या फिर वहां पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और आवाम बेबस नजर आती है। अगर कभी खुशकिस्मती से सड़क बन भी जाती है तो इतना के खुशी मनाएं भी तो 1-1.5 हफ्ते में ही रोड कटिंग के नाम पर सेवरेज की लाइन या फिर पानी की लाइन के हवाले से काम होता नजर आता है और नई जो रोड होती है उसको काट दिया जाता है। रोड कटिंग का जो मामला है वो बड़ा आम है। सेवरेज और गैस का निज़ाम दरहम बरहम है, जबकि इदारों की कारकर्दगी पर कई सारे सवालिया निशान हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात का भी मामला है और इंतजामिया खामोश नजर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अमन अमान की हालत गंभीर है, जबकि इंतजामिया इस बारे में बेखबर नजर आती है। क्या सूबाई हुकूमत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मसाइल हल करने में गैर संजीदा है या फिर इसकी कोई और बड़ी वजह है? कराची के शहरी बुनियादी सहूलियात से क्यों महरूम है? ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका भी आपको तारुफ करवा दूं। लाला अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन सोराब गोट हैं। रिजवान अब्दुल समी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, चेयरमैन जिना टाउन है। और मोहित अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, रुकन सिंध असेंबली हैं, MQM पाकिस्तान के ऑन कॉल हमारे ज्वाइन करेंगे। जबकि डॉक्टर फवाद अहमद साहब जो कि चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन है वो भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? पहले मैं बात करना चाहूंगी लाला अब्दुल रहीम साहब आपसे। चेयरमैन सोराब गोट का एक बड़ा एरिया है और खासा वहाँ पे आवाम का रश भी रहता है, बड़ा मसरूफ एरिया भी और खासा बड़ा एरिया है। जिला ईस्ट के जो मसाइल हैं, जो आपके सोराब गोट में जो मसाइल हैं, क्या वजह क्या है, क्यों वो हल नहीं होते, क्यों वहाँ पे इतने मसाइल आवाम को फेस करने पड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने इस पे मसाइल पे आपने बात किया। और सबसे बड़ी बात यह है मोहित अनवर साहब भी इस वक्त आपने मौजूद है। मोहित अनवर साहब इस ज़िले का चेयरमैन रहा है, उसको बखूबी अंदाज़ा भी है। सोराब गोट एक ऐसे हल्का है जो वहाँ पर लोग टैक्सेस को जानते भी नहीं है और टैक्सेस को मानते भी नहीं है। एक वहाँ पर कच्ची आबादी पे मुश्तमिल हैं, जो कराची का अक्सर इदारे जो हैं वहाँ पर सोराब गोट तक उनकी रसाई नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी नंबर पे जब कच्ची आबादी होंगे तो वहाँ पर घर सस्ते हैं और किराए पे लेने में भी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, जो के पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान से वहाँ लोग आके बसते हैं। सोराब गोट का पूरा इलाका कच्ची आबादी पे मुश्तमिल है, अक्सरियत कच्ची आबादियों पे, गोटों पे मुश्तमिल है। ये जो पैराडाइज और इस तरफ की जो आबादी है ये सपोरा टोन है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, आप प्राइडेज की बात करते हैं तो बराबर में पीछे सिकंदर गोट है, फिर यहाँ पर आप देखो मधु गोट है, जुमा गोट है, सच्चल गोट है, सारी गोटों पे है। अच्छा, मैं जो एक बात बता रहा हूँ, फिर उस एरिया में सब्जी मंडी मौजूद है जो मुजदरकार लोग रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, बस टर्मिनल। तो इसका मतलब है कि आपके पास तो काम करने के लिए एक वसी मैदान है ना, ज्यादा काम है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब वसीम मैदान है लेकिन वहाँ की हल्के ऐसी है जो कच्ची आबादियों में टैक्सेस लेना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरी नंबर पे वहाँ पे किसी इदारे ने कभी अप्रोच नहीं किया। अच्छा। कभी एक चीज को रोकने का नाम ही नहीं लिया। तो इस वक्त में, अच्छा, दूसरी नंबर पे इस मुल्क की, इस शहर की बदनसीबी है, जो एक गोट पहले मुश्तमिल था 34 एकड़ पे, आज वो 400-450 एकड़ पे है। पकीरा गोट जो है वो तकरीबन 24 एकड़ पे था, आज वो 480 एकड़ पे मुश्तमिल है। अच्छा, जब 480 एकड़ पे मुश्तमिल है, पहले 34 के लिए उनका सेवरेज की निज़ाम 34 एकड़ के हिसाब से
गैस का निजाम जो है वो 34 एकड़ के हिसाब से, जी। पानी की जो लेने हैं वो 34 एकड़ के ठीक है। हिसाब से। अब जो आबादियां बढ़ गए उनके लिए नया ढांचे की जरूरत है। 4-4, 6-6 मंजिलें बन गई हैं, छोटे से प्लॉट पे 6 मंजिलें बनी होती हैं। रिजवान अब्दुल समी साहब से भी बात कर लेते हैं। रिजवान साहब, आपको भी इन्हीं मसाइल का सामना होता है? आपके टाउन में भी कच्ची आबादियां हैं, वहां पर लोग टैक्स नहीं जानते कि टैक्स देना चाहिए, या आपके पास कुछ पॉश एरियाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जिना टाउन जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सबसे बड़ा टाउन नहीं है, ये अवामी मरकज से शुरू होता है और जू की दीवार तक इसकी हुदूद है। अच्छा। हमारे पास ये मसाइल इससे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि कराची की सबसे पोश लोकेलिटीज यानी कि सोसाइटीज का तमाम इलाका हमारे पास मेरे टाउन जिना टाउन में मौजूद है। हमारे पास जो मसाइल है वो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आबादी का इन्फ्लक्स है, क्योंकि ये एरिया जो है मेन सिटी सेंटर है और कराची क्या पाकिस्तान का सबसे महंगा और सबसे पोश एरिया जो है इसी टाउन में मौजूद है। तो इसकी वजह से यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जहाँ बढ़ जाती है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टली फैलने के बजाय प्रॉपर्टीज फिर वर्टिकली जाती है। तो रेवेन्यू भी तो ज्यादा जनरेट होता है। रेवेन्यू बेशक ज्यादा जनरेट होता है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से सड़कों पे जो ट्रैफिक का लोड है वो रेवेन्यू जनरेशन से तो हल नहीं हो सकता ना। सड़क की कैपेसिटी तो उतनी ही है, उसके अलावा पानी की लाइंस की कैपेसिटी उतनी ही है जितना पानी हमको गवर्नमेंट की तरफ से, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलता है, वो तो सफिशिएंट नहीं है। आबादी कितनी बढ़ जाए तो वो पानी की लाइनें तो पुरानी ही है। सीवरेज का पूरा सिस्टम फरसूदा और पुराना है, नालों का जो निजाम है वो फरसूदा और पुराना है, क्योंकि पिछले 50 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। जिस तरह सीवरेज लाइनें और पानी की लाइंस को तब्दील हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब वो सारा बोझ जो है वो टाउन्स के ऊपर आ गया है। तो टाउन्स का ज्यादातर बजट, मैं अपने टाउन के हवाले से बताऊं तो हमारा 50% बजट जो है वो सीवरेज की लाइंस तब्दील करने पे खर्च हो रहा है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हमारे पास है वो चूंकि पोस्ट लोकेलिटी है तो पूरे पाकिस्तान से कारोबार करने के लिए इंक्रोचर्स जो है वो हमारे टाउन का रुख करते हैं, जिसकी वजह से सड़कें बहुत तंग हो जाती हैं, ट्रैफिक की रवानी के मसाइल होते हैं। तो ये वो मसाइल है जिनको एड्रेस नहीं किया गया। अब जो एड्रेस, जैसे लाला ने कहा कि एड्रेस ही नहीं किया गया, तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, टाउन चेयरमैन के सारे मसाइल एक जैसे, जब हम आगे बढ़ते हैं किसी अच्छे सोच के तहत इस चीज को सही करने के लिए, तो चूंकि लोग आदी हो चुके हैं टैक्स ना देने के, इंक्रोच करने के, तो अपना हक समझते हैं कि ये क्या नई चीज हमारे ऊपर, क्या नई उस्ताद आ गई है कि टाउन्स का सिस्टम आ गया है और टैक्स भी मांगते हैं और ये कहते हैं कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन भी नहीं होनी चाहिए और ये पिथारे भी हटने चाहिए, सड़कें भी खुलनी चाहिए। तो उसकी वजह से जो मसाइल शहर की सड़कों पर आपको नजर आते अच्छा, हैं वो मौजूद। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है। लाला अब्दुल रहीम साहब जो हैं वो कच्ची आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूं कह सकते हैं, और रिजवान अब्दुल समी साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि जो हमारा टाउन है वो बड़ा पॉश है। दोनों को ही सेम मसाइल का सामना है और दोनों ही मसाइल के हल के लिए कुछ मुश्किल में नजर आते हैं। अच्छा, डॉक्टर फवाद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फवाद अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर फवाद अहमद साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बताइए, आपका शुक्रिया पहले तो आपको हमें लाइन पे लेने का और गुलशन के मसाइल बयान करने के लिए मौका देने का। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि मसाइल बयान करने के लिए ही आज हमने इनवाइट किया है यहाँ पे सबको, और आपको भी ऑन कॉल लिया। लेकिन गुलशन, जिसका नाम तो गुलशन है और गुलशन है इकबाल, मतलब दोनों ही नाम बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन ना ही वहाँ पे कहीं कोई गुलशन जैसी कोई चीज नजर आती है, ना ही इकबाल जैसा कुछ वहाँ नजरिया नजर आता है, क्यों? अच्छा देखिए, इसमें जो बहुत अहम चीज है वो ये कि गुलशन इकबाल टाउन जो नई तकसीम हुई है उसमें गुलशन के दरमियान से हमारे टाउन के जो सबसे मेन आर्टरी गुजर रही है जिसका नाम है मेन यूनिवर्सिटी रोड जी। और इस वक्त मेन यूनिवर्सिटी रोड को जिस तरीके से रेड लाइन के तरक्याती काम के नाम पर गुज़िश्ता 2-2.5 साल से खोद के रख दिया गया है, उसके नतीजे में गुलशन टाउन से जो भी गुजरता है उसका पहला तासुर ये बनता है कि ये खंडात का एक ढेर है। और उसकी एक और वजह भी है कि जिस बदतरीन तरीके से ये पूरा काम हो रहा है कि इसके ऊपर आए दिन कभी सीवरेज की लाइन टूटी हुई होती है, कभी पानी की लाइन तोड़ दी जाती है, और गुलशन के जो इस रोड के आसपास के ब्लॉक्स हैं वो आए दिन इन मसाइल का, पानी और सीवरेज का शिकार होते हैं।
तो इस सारी कैफियत के बावजूद अगर मैं आपके सामने बात रखूं कि हमने गुज़िश्ता 10 महीने के मुख्तसर अरसे में तकरीबन कुछ 16 पार्क्स आबाद किए हैं, गुलशन को आबाद किया है। और ये वो काम है कि जो यकीनन अंदर गली महलों में हुआ है, लेकिन क्योंकि गुलशन की जो मेन एंट्री है या मेन आर्टरी है या मेन एंट्रेंस है, उसको जब तक बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक उस पर काम तेज मुकम्मल करके आवाम की जिंदगी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, बहुत सा काम जो है वो उस तरह से महसूस भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर फवाद अहमद साहब, हमारे साथ लाला अब्दुल रहीम साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन सोराब गोट हैं और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। गवर्नमेंट भी आपकी है सर, सूबाई गवर्नमेंट 17 सालों से सिंध पे हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी की, मेयर भी आपका है, आप भी पीपल्स पार्टी, क्यों नहीं इन मामलात को हल करते? क्यों नहीं हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो देती? क्यों नहीं तकमील जो टाइम फ्रेम दिया जाता है ये तरक्याती कामों का, क्यों नहीं इसको किया जाता कंप्लीट? देखो, सिंध गवर्नमेंट की जो तरक्याती इस वक्त में इस शहर को जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है वो कभी आप गिनवाते भी नहीं है। अब इस वक्त में जो मसाइल की आप बात कर रहे हैं, ये जो मसाइल की जो इस वक्त में जैसा मेरे सामने है या समी साहब के सामने या जो डॉक्टर साहब की जो चीज़ों की मसाइल, ये असल पब्लिक को ये हर आदमी का फर्ज बनता है। अब आपने केएमसी की बात किया, मैं आवाम की तसल्ली के लिए कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने काम किया हो और आप उसे मॉडल के तौर पे बताना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब आपने केएमसी की बात किया, जरा मेरे को ये बताए इस वक्त में केएमसी की जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो कोर्टों में स्टे है, कोर्ट उस पर कभी एक्शन नहीं लेता है। और स्टे किसने लिया ये कराची शहर में सबको पता है। जब तक किसी केएमसी हो या टीएमसी हो, हम यहाँ मौजूद है, इसने ये कह दिया चलो मेरे ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, कैरियर टैक्सेस कोई देने के लिए तैयार नहीं है। क्या मेरे कराची को जब आप केएमसी को टैक्सेस नहीं देंगे तो वो काम कहाँ से करवाएंगे? दूसरी नंबर पे इस शहर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, वो चाहे वो शहीदी मिलत रोड करे, वो आप चाहे ग्राउंड्स देखो, हॉस्पिटल्स देखो, इस वक्त में पंजाब से, केपीके से, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं सिंध में, कराची में इलाज करने के लिए। ये कभी आपको सर केएमसी के टैक्स तो बिजली के बिलों में लग के आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कैसे नहीं मिलेगा? वो एक अलग टैक्स है, वो एक अलग टैक्स है। मैं आपको बताऊं, जितनी इस वक्त में प्रॉपर्टियां हैं उस प्रॉपर्टियों में मुकम्मल जो है वो स्टे है, उनकी पंप्स पे जो है वो स्टे है। आप इस तरीके से एक चीज नहीं है जो लोगों ने स्टे नहीं लिया। इस शहर में, इस कराची शहर में 10% लोग जो हैं टैक्स दे रहे, 90% नहीं दे रहे। अब ये बताओ 90% में कितनी केसेस करे लोगों के? 10% लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को 72% टैक्स दे रहे हैं, 72% चला रहे हैं। वो मतलब आप एफबीआर की बात कर रहे हैं, आप एफबीआर की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त में लोकल गवर्नमेंट की टीएमसी और केएमसीस की बात कर रहा हूँ। ये मेरे बराबर में बैठा हुआ, मैं इस वक्त में मेरे को 1% भी टैक्स नहीं मिल रहा है। अब आप बताएं, एक्साइज की जो टैक्स है वो भी इस वक्त में इस शहर में लोग नहीं दे रहे हैं, उसमें भी लोग जो है वो गबन करने की कोशिश में लगे होता है। यहाँ जो इस वक्त में जो स्टाफ है केएमसी की या टीएमसी की है, उस शहर को केएमसी और टीएमसी और डीएमसी की मुलाजिमीन का आदतें किसने ख़राब किया है, उसका इस वक्त में इस हालात पे किसने पहुंचाया, ये जानते हैं, ये आपको बता सकते हैं। चले रिजवान अब्दुल समी साहब, आप बताएं, बड़ा कॉन्फिडेंस है लाला अब्दुल रहीम को कि आप काफी कुछ जानते हैं, बताइए, आवाम को भी बताएं, क्योंकि जब टैक्स देने की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि हम तो एक माचिस की डब्बी, एक सिगरेट, एक कोल्ड ड्रिंक, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। अब अगर ये गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता तो इसमें आवाम का कसूर नहीं है, इसमें कसूर गवर्नमेंट का है कि उसके सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल है। देखिए, टैक्सेस की जहां तक बात है तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी की कीमत में 1.5% इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लेती है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। वो 1.5% जो टैक्स है वो अरबों रुपए में बनता है, वो डाउन द स्ट्रीम टाउन्स में और यूनियन काउंसिल्स में और केएमसी में डिवॉल्व नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि टाउन्स में नहीं आ रहा और जमात इस्लामी के टाउन्स में नहीं आ रहा, वो ना जमात इस्लामी के, ना पीटीआई के, ना पीपल्स पार्टी के, किसी टाउन्स में और केएमसी में और यूनियन काउंसिल्स में डिवॉल्व नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मेरा ये मुतालबा है कि जो 1.5% इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी में सिंध गवर्नमेंट लेती है टोटल इंपोर्ट्स पे जो पोर्ट के थ्रू होती हैं, उसको आप जो है डाउन द स्ट्रीम ट्रांसफर करें।
अच्छा, दूसरा जो हमको सिंध गवर्नमेंट से टैक्स मिलता है OZT के नाम पे, ऑक्ट्राई जिला टैक्स के नाम पे, वो टैक्स, वो जो हमको फंड मिलता है सिंध गवर्नमेंट से, वो इतना होता है कि जिससे हम बमुश्किल तमाम अपनी सैलरीज पूरी कर सकते हैं। अब वो एक महीने से, पिछले महीने यानी कि सितंबर के महीने से इतना बड़ा है कि हम उससे 12 लाख कर दिए हैं अब, वो यूनियन काउंसिल के 12 लाख कर दिए हैं और टाउन के उन्होंने पैसे बढ़ाए हैं। अच्छा। उससे हम अपनी सैलरीज पूरी करते हैं। टाउन्स पे जो वबाले जान बना है पिछले कई अदवार तो के सर अंदर, जी जिन लोगों की सैलरीज आप पूरी करते हैं वो काम तो करते होंगे ना, वो काम तो नजर आना ये चाहिए। पूरा सुन लो। ये एक जो सिलसिला है कि टाउन्स के अंदर और यूनियन काउंसिल्स के अंदर और KMC के अंदर ये रहा है वतीरा कि इसमें सियासी भर्तियां हुई हैं पिछले 15-20 साल 25 साल के अंदर। उन सियासी भर्तियों में अहल अफराद के बजाय नाअहल अफराद को भर्ती किया गया है, सिर्फ सियासी बुनियादों पे। अच्छा। तो वो काम के बजाय अपने सियासी एजेंडे को पूरा करने की कोशिश में कारफरमा नजर आते हैं। उनके नजदीक अवाम की फलाह बहबूद का कुछ भी इल्म नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे टाउन्स के साथ है, ये हर तरह तमाम टाउन्स की यकसा परेशानी और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, तो वो तो हर जगह ही है ना। अब जैसे मेरे पास 600 आदमी अफराद काम करते हैं और ये जो है हमारे पास 600 अफराद तो बहुत ओवर स्टाफिंग है, और फिर हमारे पास 600 कम है, कहीं 1200 भी हैं, कहीं 1500 भी हैं, ओवर स्टाफिंग है। उस ओवर स्टाफिंग के बोझ की वजह से आवाम का टैक्स और गवर्नमेंट का जो फंड आता है वो ज्यादातर तनख्वाहों की मद में तो चला ये जाता है। किसकी जिम्मेदारी है कि कौन इन गोश्त मुलाजमीन को कौन फिल्टर करेगा? किसको पता होना चाहिए कि उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं और कब कब काम कर रहे हैं? ये देखिए, ये अफराद की भर्ती के वक्त अगर मेरिट को मलूज़े खातिर रखा जाता और मेरिट पे रखते तो फिर इनको डील करना आसान था, लेकिन मेरिट की बुनियाद पे तो रखा ही नहीं गया। तो जब आउट ऑफ मेरिट आप भर्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है वो काम करने की उनकी डॉक्टर फिक्र ही फवाद से भी नहीं बात थी। करते हैं। और इससे डॉक्टर पहले फवाद उन्होंने साहब काम भी कभी सुन रहे किया हैं ही हमारी नहीं, उन्होंने बातें। इससे पहले कभी काम किया, हम उनसे क्या काम कराएं उनसे हम। अच्छा, ये एक बड़ी मजबूरी है कि मेरिट पे अगर काम भर्तियां नहीं हुई तो काम जो है उसको कैसे करवाया जाए, क्योंकि जो सामने वाला है या तो वो मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद है तो वो उसके पास वो अक्लो शऊर या वो मेरिट नहीं है जिस पर वो काम कर सके। डॉक्टर फवाद अहमद साहब, आपको भी इन्हीं मसाइल का सामना रहता है? जी, जमा रिपीट कीजिएगा। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपके पास भी जो भर्तियां हैं वहां पर भी सियासी भर्तियां हैं, आपको भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस का या प्रेशर का सामना रहता है? गोश्त मुलाजमीन है जिनकी फिल्ट्रेशन नहीं की गई है या वो मेरिट पे नहीं है, इन मसाइल का सामना है आपको? देखिए जी, इसमें असल में इस वक्त मसला बेचारे वो छोटे ग्रेड के मुलाजमीन मेरा ख्याल में नहीं है कि जो जिस तरह से भी रख लिए गए और उनको बहरहाल मुलाजमत मिल गई। असल मसला इस वक्त पूरे सिंध में जो सिस्टम के नाम पर एक सिस्टम चलाया जा रहा है, और असल तो वो निज़ाम है ये जिस वक्त सिंध में जारी है कि जिसके अंदर पैसे लेके ट्रांसफर्स होते हैं, पैसे लेके पोस्टिंग होती है, फिर उस पोस्टिंग को बरकरार रखने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है, फिर नई पोस्टिंग और ट्रांसफर ऑर्डर के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है। तो ये जो अफसरान हैं, जो बुनियादी तौर पे डायरेक्टर हैं, जिनको काम करना है, जिनका काम बुनियादी तौर पे एग्जीक्यूशन के हवाले से मुंतखब नुमाइंदों का हाथ बटाना हो, अगर वो सारा वक्त इसी काम में लगे रहें कि उनको किस तरह से पैसा ऊपर पहुंचाना है और उसके बाद फिर अपनी सीट बचानी है, और अगर ट्रांसफर हो तो उसके बाद किस तरह से नए ट्रांसफर के लिए उन्हें कोशिश करनी है, तो ये एक ऐसा विशेष सर्किल है इस वक्त के जो पूरे सिंध पर मुसल्लत है और जिसने सिंध की जो इस वक्त की बर्बादी है उसके अंदर कलीदी किरदार अदा किया है। ये तो डॉक्टर साहब, ये तो आप सिंध की पूरे की बात कर रहे हैं ना, मैं तो कराची भी नहीं, मैं तो सिर्फ जिला ईस्ट की बात कर रही हूँ। देखिए, जिला ईस्ट में 5 आपके टाउन है, चनेसर, जिना टाउन, सोराबकोट टाउन, सफूरा टाउन, गुलशन इकबाल टाउन। क्या आप 5 में कोऑर्डिनेशन है? आपके जितने चेयरमैन हैं, आप लोग कभी मीटिंग करते हैं, कभी एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं कि हमें आवाम की बहबूद के लिए कुछ नया करना है या कुछ अच्छा करना है? अच्छा, देखिए, मैं एक बस बात का थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि बल्दियात जो है ना वो भी सिंध गवर्नमेंट का ही एक इदारा है, और अल्टीमेटली ये कि सारी चीजें उस पर इफेक्ट होती है। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि इस तरीके से चेयरमैन के मुलाकात का तो शायद कोई उस तरह से नहीं हो पा रहा होता, लेकिन बहरहाल रास्ता रहता है चेयरमैन के साथ। आप देखें, आवाम ने तो आपसे उम्मीद लगाई ना, आप मुंतखब हैं, आप वहाँ पे टाउन चेयरमैन हैं, अगर आप आवाम के मसाइल नहीं हल कर रहे तो फिर या आवाज नहीं उठा रहे उन मसाइल के हल के लिए, तो फिर ऐसे सीट का कोई मकसद? अच्छा, मैं देखिए, मेरा ख्याल है कि जितनी आवाज हमने उठाई है और मुस्तकिल सिर्फ आवाज नहीं उठाई है बल्कि आवाज उठाने के साथ साथ
जो इख्तियारात हैं उससे बढ़कर काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले एक बात की थी कि हमारी सूरत हाल तो ये थी कि अगर मैं गुलशन टाउन की मैं बात करूं तो हम गुज़िश्ता 10 महीने तक तो 70 से 80 लाख रुपए अपनी ओन रिसोर्सेज में से तनख्वाहों की मद में देते रहे, इसलिए कि लोगों की तनख्वाह बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गाइडलाइन के मुताबिक प्रायोरिटी है। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो तनख्वाह ले रहा है उसकी काम प्रायोरिटी होगी। जी देखिए जो तनख्वाह ले रहा है काम कहाँ है? देखिए काम ही मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटीज नहीं है सर जी। अगर आप मुझसे बात करें जी, मैं अपने गुलशन टाउन की बात करूं तो हमारे टाउन के अंदर ही के जहां बरसों से अगर आप लोगों से पूछें, लोगों के यहाँ कहीं रोडों पे लाइटें दुरुस्त करने के लिए कोई गाड़ी नहीं जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद सर रोड किधर है आप बताएं ना मुझे। सारी रोड जो है वो तो सेवरेज के पानी के अंदर डूबी हुई है, एक बारिश हो जाती है पूरी रोड गायब हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए खुदा आपने एक बात बताई कि ये जो रोडों की बर्बादी है इसके अंदर कलीदी किरदार तो सेवरेज के निजाम का है, जो कि सिंध गवर्नमेंट के पास है, जो मेयर साहब इसके चेयरमैन हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपके तवज्जुह से गुलशन के लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने रोडों की अपने वसाइल जितने हमारे पास महदूद वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने रोडों की बहाली का काम भी इस महीने से शुरू कर दिया है। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहाली अल्लाह करे कि ये स्टेबल भी रहे, क्योंकि बहाली होती है लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो बदहाली में बदल जाती है, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि आज आपके मसाइल की बात हो रही है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि मोईद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, रुकन सिंध असेंबली है MKM पाकिस्तान के और साबिक चेयरमैन DMC ईस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मोईद अनवर साहब। जी वालेकुम सलाम। मोईद अनवर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही, मसाइल पे बात कर रहे हैं हम। कराची के अवाम के जो मसाइल हैं वो तो हैं, जाहिर है जब हम ज़िलों की बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, गली मोहल्लों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जो ज़िला ईस्ट है, क्योंकि आप साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, यहाँ के मसाइल को भी जानते हैं, आप देखते हैं कि ये मसाइल अभी तक वहीं के वहीं हैं, हल की तरफ नहीं जा रहे, क्यों? अच्छा, तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे भी इस अहम मौजू पे बुलाया और बात करने का मौका दिया। बिल्कुल पूरा कराची का इस वक्त ये हशर हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का हशर है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपके साथ कौन कौन मेहमान बैठे हुए हैं? जी मेरे साथ लाला अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं, चेयरमैन सोराब गोट, और रिजवान अब्दुल समी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन जन्नत टाउन। जी पहले तो दोनों आपके मेहमानों को मेरी तरफ से और आपको अस्सलाम वालेकुम मोईद अनवर साहब, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ये बिल्कुल हमने मिलकर एक पहले जब मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था तो लाला रहीम भी हमारे साथ इसके वाइस चेयरमैन थे अलासिफ के, और ये दूसरे हमारे डॉक्टर अपना जो रिजवान भाई बैठे, रिजवान समी भाई, ये भी उधर के इलाके से जिम्मेदार थे बल्दियाती। तो हमने पहले भी माजी में काम किया। देखें इस वक्त बात ये नहीं है कि लाला रहीम भाई पीपल्स पार्टी से हैं, डॉक्टर अपना ये रिजवान साहब उससे हैं, जमात से। इसका इशू ये है कि जो इलाकाई सतह पे इतनी वर्स्ट कंडीशन मैं भी समझता हूँ और ये भी समझते हैं कभी नहीं हुई। देखें हमने शुरू से इस बात को उठाया है कि जब तक 148 के इख्तियारात बल्दियाती गवर्नमेंट को नहीं दिए जाएंगे, जब तक ये मजबूतियां नहीं आएंगी। रोज बरोज मैं ये समझता हूँ कि ईस्ट कह लें, गुलशन कह लें, अलासिफ की आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह से मतलब बहुत ज्यादा तबाह हो रहा है। तो इस वक्त जरूरी है कि जिस तरीके से जिससे शहरों के अंदर बल्दियाती जो सिस्टम है या बल्दियाती जो गवर्नमेंट है, जब तक उसको पावर्स नहीं दी जाएंगी, जब तक मैं समझता हूँ दो स्टेप से लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। इस वक्त मैं बड़े अफसोस से ये बताना चाहता हूँ, रिजवान साहब भी मेरी बात को सेकंड करेंगे, लाला रहीम भाई भी मेरी बात को करेंगे कि भाई देखिए इस वक्त जो कंडीशन है, इनके पास ये लोग कहते हैं कि लाइट लगाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास रोडों का पैच वर्क करने के भी पैसे नहीं है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था उस वक्त ये इशूज थे,
पर उस पर पूरा डिस्ट्रिक्ट था, तो कभी हम लाला रहीम भाई का इलाका कर लेते थे, कभी जी रिजवान साहब का मोहित इलाका अनवर कर लेते थे। साहब, मोहित अनवर साहब, क्योंकि आप रुकन असेंबली भी हैं, क्या आप इस पे इत्तफाक करेंगे कि जो केएमसी या कोई भी इदारा अगर काम करता है, किसी सेवरेज लाइन डालता है या गैस की या बिजली की, कुछ भी, या कोई भी काम, पानी का काम करता है, तो जो वो रोड खोदता है उस पे लाजिम हो कि वो उस रोड को रिपेयर करे? क्या ऐसा कोई कानून आप नहीं बनवा सकते? इस पे आवाज नहीं उठा सकते? में हमारे खास तौर पे कराची शहर में इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि आप एक अच्छा रोड बनाएं, चाहे मेन रोड हो चाहे गलियों की कोई रोड हो, आप बनवाएं, लिंक रोड बनाएं, और उसके दूसरे दिन ही खुदाई होना शुरू हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल मैडम आप सही कह रही है, इसके ऊपर कोई कानून साजी भी होना चाहिए। अभी आप देखिए ना, वाटर बोर्ड जो है वो मतलब जब उसकी चाहे मर्जी, जहाँ चाहे मर्जी, वो सीवरेज की लाइन बिछाने के लिए या पानी की लाइन बिछाने के लिए, पूरा नया रोड हो पुराना रोड हो, वो खोद देती है। इस वक्त बिल्कुल आप इस बात पे एग्री करता हूँ कि इस पे कानून साजी होना चाहिए। हम वजीर बल्दियात को भी कहते हैं, सीएम साहब को भी कहते हैं कि इस पे भी बात होना चाहिए। मैं सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से, और ये मेरे भाई दोस्त बैठे हुए, मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि भाई मैं इनकी नीयतों पे वो ये शक नहीं है, अच्छे लोग हैं, आए हैं भाई। आप कम से कम बारिशों के बाद आप लोगों ने कमिटमेंट किया था, हर एरिया में टेंडर, हर टाउन में टेंडर हुए हुए हैं, वो रोडों पे काम होता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा। कम से कम पैच वर्क नहीं कर सकते तो मोटर गेड़ा डालकर रोड तो मोटरेबल कर दे। सर तस्दीक तो आपने खुद कर दी ना, आपने कहा कि इख्तियारात नहीं, फंड्स नहीं है, तो मतलब अब सिर्फ लाइटें लगाने तक ही रह गई है बात, और तो कुछ नहीं रह गया। लाइटें लगाने तक और पास देखने तक रह गई बात ये नहीं है। बात ये है कि भाई थोड़ा बहुत तो अब अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, कोई टाउन नाजिम है, कोई यूसी का चेयरमैन है, काउंसलर है। हम इस बहस पे भी नहीं जा रहे क्योंकि एमपीएम ने बाइकआउट किया तो उसके पहले इनको मिला, वो जो भी अल्लाह की तरफ से हुआ और इनको मिला। इनको थोड़ा सा तो कोशिश करना चाहिए कि ये ग्राउंड पे निकले। मैं नहीं कह रहा, लाला रहीम साहब का भी अक्सर मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ, पेज चल रहा होता है, वो खड़े हुए होते हैं गलियों मोहल्लों में, रिजवान साहब भी होते हैं, ऐसी बातें हो रही। पर और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है मोहित अनवर साहब, इस पे भी आप इत्तफाक करेंगे कि कराची में दरख्तों की इतनी शदीद किल्लत है, खासतौर पे सोराब गोट का एरिया अगर आप देखें, वैसे वो हाईवे है और वहां पे सवाए गर्द और सवाए मिट्टी के, धूल के और हैवी व्हीलर्स, जो 16 व्हीलर्स जो हैं वहां पे मौजूद होते हैं, इतने हैवी डंपर्स वहां पे मौजूद होते हैं, दरख्तों का नामो निशान खत्म हो गया, वहां पे कोई पौधा नहीं है, कोई प्लांटेशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 1 अगस्त से शजरकारी मुहिम भी शुरू की थी, दूसरी सियासी पार्टियों ने और डिपार्टमेंट ने भी शुरू की थी। बिल्कुल आपने जो जगह हाईलाइट की है उधर भी लगाना चाहिए। बेसिकली पौधे लगाना मुश्किल काम नहीं है, पौधे की ओनरशिप लेना मुश्किल। एग्जैक्टली, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ। मैं भी और लाला अब्दुल रहीम साहब बात कर रहे हैं। वहाँ हमने दरख्त भी लगाए, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट वगैरह खाली थे उस पर घास भी लगा दिया। अब सोरा बोर्ड पहले जैसा नहीं, बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब ने एक सिस्टम की बात की है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी दिमाग में एक इदारे का मालिक है, अब वो अपने इदारे में पता नहीं खुद इसने सिस्टम खोल दिया, बना लिया, सिस्टम की बानात कर रहे। मैं मौजूद हूँ तो मैं अपनी टोन के अंदर इस वक्त में जो डीएमसी से मेरे पास 247 मुलाजमीन आया, तो मैं तो 87 को तनख्वाह दे रहा हूँ, बाकियों को नहीं दे रहा हूँ। वो कौन थे, कहाँ थे, किधर थे, जेल में, लंदन में, पहाड़ में, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने किसी को जो है वो वीज़ा सिस्टम और फलाना सिस्टम नहीं दिया, तो ये तो इनको करना चाहिए। मैं तो वहाँ ये डॉक्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे इनको बता दूँ, इनकी होते हुए 2 नंबर भर्तियाँ हुई है, ये इसको रोकना चाहिए। आदमी अपनी काम और अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए वो जाके सिंध गवर्नमेंट पे जाए, सिस्टम पे जाए, अपने इदारे की बात करे। इस वक्त में टीएमसी सोरा बोर्ड जो है इस वक्त में 50 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ स्कीमें रोडों पे है। ये मैं टीएमसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं नहीं चाह रहा था, मैंने कहा यार किसी पे मैं तंकीद करूँ, ये तो हर टीएमसी के मैं कर सकता हूँ। मैं हकायक तो ये है,
हर टीएमसी की चेयरमैन की जिम्मेदारी है, हर टीएमसी की चेयरमैन, मैं आपको बताऊं, टीएमसी चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है वो अपनी रोडें बनवाए, वो चेयरमैन बनाए, उनके पास अपनी ओजोटी है, अपने टैक्सेस है, किस तरीके से। मैंने जो सोरा बोर्ड की बात किया, मैंने कहा सोरा बोर्ड में टैक्सेस नहीं है, ये मोहित अनवर इस वक्त में लेन पे है, उससे ये पूछे सोरा बोर्ड में कभी आपने टैक्स वसूल किया, क्योंकि वहाँ वजूद नहीं था। ये जब गडाप में था, ये गोटों पर मुश्तमिल था, ये दही हल्के पे था। तो इस वक्त में ये नया वजूद में है, नया वजूद में हम काम कर रहे हैं। इस वक्त में डॉक्टर साहब जो बैठा हुआ है या समी साहब मौजूद है, जिन्ना और गुलशन जो है सदर, ये 3 टोन है जो कराची में बहुत अहम होता है, इनकी बड़े टैक्सेस हैं। ये मोहित अनवर, जिना और गुलशन से ये पूरा ज़िला चला रहा था। इसमें सोरा बोर्ड में भी काम कराता था, सपोरा में भी काम कराता था और मुख्तलिफ जगहों में कराता था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब जिस जगह पे मौजूद है, जो चेयरमैन है, मैं तो कहता हूँ ये केएमसी से भी ताकतवर टोन है, इसमें बड़ा जो है इनके टैक्सेस और कलेक्शन बनता है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, मेरी ये समझ में नहीं आता है। इस वक्त में लोगों का इतनी बेबसी है, अपनी बात को छुपाने के लिए, अपनी कोताही को छुपाने के लिए, ये बहुत आसान बात है। केएमसी ने काम नहीं किया या लोकल गवर्नमेंट ने की बात नहीं कर सकते। रिजवान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये इन्होंने डॉक्टर साहब की जो सिस्टम की बात की और उसको डॉक्टर साहब की बात थी, उनके सामने होनी चाहिए थी। अगर वो सीट पे होते तो उस पर डिस्कस करना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है तो डिस्कशन बनता नहीं। लेकिन यह है कि सिस्टम की जो डॉक्टर साहब ने बात की, वो सिस्टम ये है कि कोई भी फाइल, कोई भी जो है जो डेवलपमेंट की कोई भी स्कीम होती है, वो बगैर कमीशन दिए आगे नहीं बढ़ती। और ये हर टाउन में है और ये रियलिटी है। ये हमारे पास कमीशन नहीं है, इससे डिनायल, मेरे पास एक मिनट डाला, मुझे बात कर रहे थे, मैंने आपके बीच में बात नहीं की। तो जो है इससे डिनायल मुमकिन नहीं है, ये है हर जगह। और ये लागू किसने किया? ये हमने तो लागू नहीं किया, ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने लागू किया। तो डॉक्टर साहब की निशानदेही उस तरफ थी। लेकिन मैं मौजू की तरफ आता हूं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मसाइल है, नियामतुल्लाह खान साहब ने फिर उसको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो मसाइल है उस पर मैं आता हूं। देखिए, हमारे अपने टाउन के हवाले से जो हमारे मसाइल हैं बड़े बड़े, उसमें हमको सबसे बड़ा मसला जो लाइंस एरिया मेरे पास मौजूद है। और चूंकि मैं इसलिए मसाइल उजागर कर रहा हूं कि वजीर बल्दियात भी इंशाल्लाह सुन रहे होंगे और मुर्जा वहाब साहब भी सुन रहे होंगे और सीएम साहब भी, कि हमारे पास लाइंस एरिया में बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मेन नाले केएमसी के हैं, और जो लाला के पास भी एक अंदोनाक वाकया हुआ कि 2 बच्चे उसमें डूब गए, एक की जो इसमें डेड बॉडी निकली, अल्लाह जो है उनको सबर अता फरमाए। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, लाला रहीम का थोड़ी कसूर है, वो तो केएमसी का पटेल नाला है और वो केएमसी के ऊपर उसकी हो जाती है ना। तो हर हफ्ते, हर 15 दिन भाई हमें सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, ये इसी वजह से है ना कि जो नाले जो आपके खुले हुए हैं, सीवरेज का सिस्टम उन नालों में डाल दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी केएमसी बनती है। तो मुर्जा वहाब साहब से भी मेरी इस प्रोग्राम की वसातत से मैं गुजारिश करूंगा कि उन नालों के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए और उनकी सफाई करा के उनको कवर करने का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा मेरे टाउन में जो केएमसी की सड़कें हैं बड़ी बड़ी माजरत में आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन होता यह है कि जहां पर नालों को कवर किया जाता है उनके ऊपर दुकानें बना दी जाती हैं, फिर वो 10-12 साल के बाद वो ओवरफ्लो होता है या फिर वो दुकानें वो फटता है गैस जमा होने की वजह से, और वो एक अलग नुकसान होता है। मतलब हम देखें, जो मसला है, एक मसले को खत्म करते हैं तो दूसरा मसला देखिए। इसकी वजह ये भी है ना, कराची में जो है ना, जैसे लाला ने कहा ना कि सिंध से भी लोग हैं, पंजाब से भी हैं, केपी से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, कश्मीर से भी हैं, जीबी से भी। तो कराची में हर तरफ के लोग आते हैं। ये आबादी का जो इन्फ्लो है, ये लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में नहीं है। तो यहाँ इतने हर तरफ से पूरी दुनिया के, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान से, ईरान से भी लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए। रिजवान साहब, तो इसका मतलब क्या? मतलब आवाम जो चाहे जहां मर्जी करे, गवर्नमेंट की रिट कहाँ है? गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों पे वो करती है? गवर्नमेंट की रिट यहाँ उस पर कायम होती है कि जब गवर्नमेंट जो है कराची को ओन करने की शुरू करे। कराची के अवाम की शिकायत रहती है, गवर्नमेंट कराची को उस तरह ओन नहीं करती कि जिस तरह गवर्नमेंट को कराची को एक बड़े शहर के तौर पे ओन करना चाहिए। चले, मोहित अनवर साहब से पूछ लेते हैं। मोहित अनवर साहब, कराची को ओन नहीं करते, लेकिन जरूर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले मोहित अनवर साहब से बात करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया था। मोहित अनवर साहब, ये जो मामलात है, सिंध हुकूमत जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है, और अभी रिजवान अब्दुल समी साहब ने भी कहा कि वो इंटरेस्ट ही नहीं लेती।
क्यों ऐसा क्यों है? आप सिंध असेंबली में बैठे हैं, आप भी तो सारी चीजें देख रहे हैं, आप भी एक चीज से गुजर चुके हैं। देखें, ऐसे काम नहीं होते। काम रिजवान साहब हो गए, लाला रहीम साहब हो गए, कोई भी हो गया, हत्ता कि मैं भी हो गया, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जो अभी रिजवान साहब कह रहे थे, मेयर सुन रहे होगा और सीएम साहब सुन रहे होंगे, बदला कोई नहीं सुन रहा आपकी आवाज अभी इस वक्त आप और आपके लोग देख रहे होंगे जिसको कराची में परेशानी में है। आपसे सिर्फ मैं तमाम सर असेंबली में भी कोई नहीं आवाज सुनता। नहीं, फैमिली वाले भी बेचारे देखे ना, अगर सुन रहे होते तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो चुकी होती ना। अभी तक कोई तो ऐसी सीट का क्या फायदा जब कोई आवाज ही नहीं सुन रहा? मेरा कहने का मकसद है मैडम कि कम से कम अगर लाला रहीम अपने इलाके में किसी भी तरीके से पैच वर्क करा रहे हैं तो रिजवान साहब को भी चाहिए, डॉक्टर जो है हमारे जो गुलशन टाउन के उनको भी चाहिए, तमाम टाउन नाज़रीन को चाहिए कि कम से कम अपने इलाके को खुद बेहतर करें। देखिए, सीवरेज एंड वाटर इनके अंदर नहीं है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट इनके अंदर नहीं है। ये दो मेन चीजें हैं। जब अगर सॉलिड वेस्ट आपका बेहतर काम कर रहा है, वाटर सीवरेज का बुरा असर हुआ हुआ है। जिस गली में आप जाएं, हर 2 गलियां छोड़कर आप देखेंगे गुलशन इकबाल में, मैं बता रहा हूँ, कभी 70 साल की तारीख में नहीं बताते। लोग कहते हैं कि इतना बुरा हशर कभी गुलशन का नहीं हुआ जब से ये आबाद हुआ है। ये कंडीशन अब नजर आ रही हैं और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मुझे पता नहीं सर कितनी गलियां ऐसी हैं जो बड़ी गलियां हैं, वहाँ पे बैरियर्स लगे हुए, वो आज तक खत्म नहीं हो सके। हमें उम्मीद थी कि अगर हम नहीं आए तो जमात के लोग आए, कुछ तो डिलीवर होगा, पर इस दफा तो बहुत ही ज्यादा परेशानी में। फिर ये लोग उस वक्त जब हमारे साथ वो परेशानी होती थी, जब वसीम अख्तर चिल्लाते थे तो ये कहते थे रिजाइन कर दे। हम इनको नहीं कह रहे कि भाई आप रिजाइन करें, पर हम इनको ये जरूर कह रहे हैं कि अपने हकूक के लिए आवाज उठाए। हमारी असेंबली की जरूरत है, असेंबली में आए, जिधर हमारे साथ आप खड़े होकर कहीं आवाज उठाना चाहते हैं वो करते हैं, मिलकर करते हैं। लोगों के जो मसाइल है वो हल करने। कब तक हम देखिए, अगर एक चेयरमैन ये कहे मेरी बात कि हुकूमत संजीदा नहीं है, कब तक हम पीपल्स पार्टी पे डालते रहेंगे, कब तक हम हुकूमत पे डालते रहेंगे, कब तक हम जमात पे डालते रहेंगे, कब तक जमात वाले एमपीएम पे डालते रहेंगे? तो इस तरीके से लोगों को कब तक हम सफर कराएंगे? हमारा कहने का मकसद ये है, ये बड़े छोटे छोटे इशूज होते हैं और बड़े अहम इशूज होते हैं, बल्दियाती इशूज है। इसके लिए पेन ले, इसके लिए निकले, लोगों के साथ जो भी हो सकता है उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप फुल कारपेट कर दे, रोड पूरा बना देंगे। अगर आप कारपेट नहीं कर सकते, कम से कम पैच वर्क तो करें। आप स्ट्रीट लाइट की नई लाइटें नहीं लगा सकते, कभी कम से कम उसकी मेंटेनेंस तो करें। आप पार्क में गार्ड नहीं रख सकते, पर माली तो रखें। मोहित अनवर साहब, ये हमने खुद देखा है, खुद हम लोगों ने देखा कि गटर से जो कचरा निकला है वो वहीं का वहीं रखा रहा और गाड़ियां ऊपर से गुजरती रही, उसके बाद वो वहीं रोड पे ही रह के खत्म हो गया और या फिर वापस चला गया। और अब जो गटर से कचरा निकला बारिशों के बाद, तो वो कचरा, वो गंदी मिट्टी वो उन गढ़ों में डाल दी गई जिन गढ़ों को पैचवर्क के लिए पैचवर्क जिन पे होना चाहिए था। अब आप सोचें कि किस गंदगी और गलाजत के दरमियान आवाम जी रही है। बिल्कुल जी, बेसिकली ये जो गप होती है गटरों में से निकलती है, इसको दूसरे फौरी तौर से शिफ्ट करना चाहिए, पर अफसोस के साथ बताना पड़ता है फिर यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि वो साइड में भी नहीं करते, उसी गटर के आगे डाल देते हैं, कहते हैं 2 दिन बाद ये सूख जाएगी तो फिर उठाएंगे, पर वो 2 दिन होते ही नहीं है। वो 2 साल तक फिर अगर कोई पूछे नहीं तो वो वहीं पे पड़ा रहता है। खैर, ये बिल्कुल इस शहर के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। मैं नहीं ये कह रहा कि सिर्फ किसी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या टाउन की जिम्मेदारी है, किसी सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, वजीर आला सिंध साहब की भी जिम्मेदारी है। जिस शहर 70% रेवेन्यू दे रहा है इस पूरे पाकिस्तान के लिए और 95% सिंध का रेवेन्यू दे रहा है, तो उस शहर के जो टैक्स पेयर्स खासतौर पर लोग हैं उसके साथ अभी हम जहाँ महफिलों में बैठते हैं वहाँ मजाक हमारा इससे ही उड़ाया जाता है कि भाई पहले जो थे सड़क पे गड्ढे ढूंढते थे, अब गड्ढों के अंदर सड़क ढूंढते थे। ये सिचुएशन होती जा रही है। खुदारा खासतौर पे बल्दियाती गवर्नमेंट को और वजीर आला सिंध साहब को भी इस मामले में, मेयर साहब को भी इस मामले में एक साथ जोड़कर बैठना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठना पड़ेगा। जिस इलाके के जो टाउन के इश्यूज हैं, खासतौर पे बल्दियाती हवाले से मैं बोलूँ, चाहे वो लाला रहीम भाई हो, पीपल्स पार्टी से हो, चाहे रिजवान साहब जमात से हो, उनको लेकर बैठकर उनके मसाइल सुनकर उनको बजट फाइनेंसिंग करना पड़ेगी। ठीक है जी लाला साहब, आप चाहता हूँ मोहित भाई, पिछले महीने में इनको 4-4.5 करोड़ रुपए की ओजेटी बढ़ाई है हर महीने की। दूसरी नंबर पे
मैं वायर टोन जो पीपल्स पार्टी से है सोराब बोर्ड वहाँ वो सीटी नहीं बढ़ी है, उसके बावजूद पैसे बच रहे और मैं इस वक्त काम करा रहा हूँ। तो ये काम इसी की जिम्मेदारी बनती है और मेरे ख्याल ये हमको ये बात अब नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत हो गया। जब हम इलेक्शन लड़ते, हम एक चीज मांगते, उनके लिए कोशिश करते हैं और पब्लिक में खड़े होके आप हमको कामयाब करो, हम इस शेर को तकदीर बदलना चाहता है। फिर कामयाबी होने के बाद, सीट बैठने के बाद वो कहता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर सिंध गवर्नमेंट में है। तो फिर बेहतर ये इलेक्शन ना लड़े, फिर ये छोड़ दे, पीपल्स पार्टी पे छोड़ दे शेर। देख ले, मेयर कराची ने एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए पूरा कराची के नक्शा चेंज किया। ये तो इतनी बारिशों के बावजूद बात कह रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, आप अपने टाउन, अपने टाउन का बताएं। आपके टाउन में आप सोराब, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सोराब गोट का वो एरिया ले लें जहाँ पे डंपर्स खड़े होते हैं, जो पेट्रोल पंप से आगे की साइड पे है, वहां पे आप बता दें कि क्या काम हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेन रोड्स होते हैं हाईवे की, ये न केएमसी की है न टीएमसी की है, ये एफडब्ल्यू वालों की है। एफडब्ल्यू वाले देख रहे हैं। मैंने 10 दफा पिछले दिनों में भी डिप्टी कमिश्नर को ये कह दिया, मेहरबानी करके आप इसकी मीटिंग कर लो, या हाथ उठाए और मैं बनाऊं। अब मैं आपको बताऊं, यानी आपकी बात भी नहीं सुनते। सुन लो, मैं आपको बताऊं, ये ओपा की हुकूमत की है, ये ओपा की हुकूमत की है, ये सिंध गवर्नमेंट की नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए। अच्छा, दूसरी नंबर पे आप मेमार मोड़ से लेकर गो पेट्रोल पंप तक इस वक्त में इस रोड पे तकरीबन 40 करोड़ रुपए की है जो है टीएमसी की तरफ से उस पे काम हो रहा है। फिर जमाली पुल से जो मेन रोड जा रहा है सबा सिनेमा की तरफ, इस रोड पे इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोन उस पे काम कर रहा है। फिर मोहम्मदी गोड से लेकर बिटाई चौक तक मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस पे टोन काम कर रहे हैं। और ये मेमार मोड़ से जो पकीरा गोड के लिए इस आबादी की सेवरेज लेन नहीं था, इस वक्त में टीएमसी इस पे काम कर रही है। मैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, टीएमसी सोराब बोर्ड के पास जो है वो अपनी जो मसाइल है उनके लिए वसाइल है, तो क्या इनके पास क्यों नहीं है? बिल्कुल है, हमारे पास वसाइल भी है हमारे पास। देखिए, वसाइल हमारे पास भी। मुईद अनवर भाई ने कहा जैसे, और लाला मी कहा कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। देखें, हमारे पास जो मेन हमारी आर्टरीज थी उसके हम पर पैच वर्क भी स्टार्ट हो गया है। हमारे पास तकरीबन 13 पार्क हमने बना दिए हैं। 23,000 स्ट्रीट लाइट के पॉइंट्स थे। सड़क होगी तो पार्क में जाएंगे ना। 23,000 स्ट्रीट लाइट्स के पॉइंट्स थे। मुईद भाई, आप डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे। 23,000 में से मुझे 17,500 बंद मिले पॉइंट्स। 17,500 में से हमने 8,000 पॉइंट्स ओपन कर दिए हैं। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कायज़म के जू से लेकर अवामी मरकज तक 13 पार्क हमने बिल्कुल रेनोवेट कर दिए हैं। स्कूल्स पे जा रहे हैं, 5 स्कूल्स बना रहे हैं। 2 डिस्पेंसरियां थी, दोनों एक्टिवेट हो गई हैं। पीआईबी वाली सर, अभी भी थोड़ी सी बारिश होती पूरा तारिक रोड भी डूब जाता है। चनेसर टाउन है तो वो जो है उसमें भी उनका कसूर नहीं। तारिक रोड तो नशेब में है। देखो, उसको मैं देखिए किसी और पे डालूंगा। नशेब में है, नशेब वाले जो है वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा कि वो नशेब में आएगा। अच्छा। उसमें भी उनका टाउन चेयरमैन का कसूर नहीं है। किसी को बिला वजह मोरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। और दूसरा ये कि हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए आप ये देखिए कि चौरंगियों को ब्यूटिफाई करना शुरू कर दिया है। पैच वर्क शुरू हो जाएगा। अब एक चौरंगी बना रहे हैं, खाली करने नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्दुल समी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया लाला अब्दुल रहीम साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया मोईद अनवर साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद अहमद साहब के आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। नाज़रीन, इदारों का टकराव मसले का हल नहीं है, हर शख्स को अपना किरदार अदा जरूर करना होगा। करप्शन का खात्मा वाहिद हल है इस तमाम मसले का। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।